ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने छात्रों के साथ यहाँ पे आज आपको इसी व्याख्यान क्रम में कुछ प्रायोगिक ज्ञान और साथ ही साथ थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय बनता है वो है एप्लीकेशन ऑफ हठ योगा, यानी आप हठ योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप किस तरीके से हठ योग को अपने जीवन में उतारें, जिससे आप अपने ज्ञान का संवर्धन तो करें, साथ ही साथ आप उसका पूर्ण लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। इसीलिए एक छोटी सी प्रारंभिक क्रम में एक व्यवहारिक ज्ञान देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। और आगे फिर जब आपके अभ्यास में अच्छी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी तो आप फिर आगे के होने वाले जो बड़े अभ्यास हैं उनमें भी आप धीरे धीरे उनको भी अपने अभ्यासों में जोड़ते जोड़ते एक अच्छे स्तर पर अपने आप को ले जा सकेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ हठ योगा ये आज का विषय है। हठ योग जो है हमारे बहुत सारी योग परंपराओं में एक परंपरा हठ योग की है, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसी में हठ योग भी आता है। और हठ योग के जो अभ्यास हैं वो अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हठ योग है क्या। हठ योग का थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान मैं उस दृष्टि से नहीं बताऊंगा कि आपको थोड़ी जटिलता महसूस हो, क्योंकि इसमें जो है दैनिक जीवन में अन्य काम करने वाले जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उनके और व्यवहारिक काम भी हैं, वो सभी जो है एक स्टूडेंट नहीं है। तो मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही समझाने की कोशिश करूँगा कि हठ योग एक ऐसी विद्या है जिसमें उन अभ्यास क्रमों का वर्णन किया गया है जो एक के बाद दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ यही है, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे हठ योग के अभ्यासियों ने इस तरीके से उन्हें बताया है कि अगर आप उन्हें एक एक करके अपने जीवन में उनका समावेश करें तो आप धीरे धीरे अपने शरीर की साथ साथ अपने मन की अशुद्धियों को दूर करते करते कैसे जीवन के अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई जो है जो व्यवहारिक रूप से अगर हम इसको लें तो ये अर्थ निकलता है, लेकिन अगर हम इसको शाब्दिक रूप से देखें हठ, तो हठ शब्द जो है हमारा व्यवहारिक जीवन में यूज़ होता है किसी दूसरे संदर्भ में, और हमें इस हठ योग को उससे नहीं जोड़ना है। हठ के लिए हम हठ वर्ड यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम बलपूर्वक किसी की इच्छा के बिना हम कोई कार्य कर रहे हैं, कि हठ पूर्वक हमने किसी चीज़ को अपने अंतर्गत अपने कब्जे में ले लिया या कुछ उस पर अधिकार हमने जमा लिया। वो आशय इस हठ का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो दो शब्द हा और ठा हैं ये ऊर्जा को जो है प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो है दोनों हा और ठा ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका संबंध हमारी दोनों नासिकाओं, दोनों स्वर से भी है। हठ योग जो है इन दोनों नासिकाओं में बहने वाले जो प्राण के प्रवाह को संतुलित करने की एक बहुत उत्कृष्ट प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी अभ्यास, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद वगैरह ये सब जो बताए गए हैं, ये उन नासिकाओं में जो है उन नाड़ियों में जैसे जो बहने वाला जो प्राण है उसको संतुलित जब करते हैं तो प्राण का संचार एक तीसरी नाड़ी में प्रवाहित होने लगता है। उन दो जो प्रारंभिक नाड़ियां हैं, जिसको सूर्य नाड़ी को जैसे पिंगला नाड़ी के नाम से जाना जाता है, और जो है चंद्र नाड़ी को जो है ईड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इन दोनों में प्राण का संतुलन स्थापित होता है तो प्राण जो है हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं, और इसी में जो है योगी या अभ्यासी ऐसे दिव्य अनुभवों को प्राप्त करता है जिससे जो है वो अपनी आध्यात्मिक
उन्नति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी महसूस करता है। ऐसे कई ऐसे लक्षणों का वर्णन हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है कि इन अभ्यासों से जब प्राण हमारा जो है परिष्कृत या उन चैनलों को पार करता हुआ ऊर्ध्वगमन की ओर जाता है तो उसमें दिव्यता जो आती है उसके शरीर में भी परिलक्षित होने लगती है। इसके साथ साथ जो है मैंने जैसे बताया कि कुछ भ्रांतियां भी हमारे समाज में हठ योग को लेके है। जैसे मैंने अभी बताया कि हठ का मतलब कई लोग इस आशय से लेते हैं कि ज़बरदस्ती या बलपूर्वक करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये एक साधना की उत्कृष्ट पद्धति है जिसमें कि न केवल शरीर को साधने के साथ साथ मन को साधना और साथ साथ हमारे जो है आहार संयम इत्यादि दिनचर्या सभी की बहुत अच्छी सी व्याख्या की गई है हमारे ग्रंथों में। अब जब हम इससे आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो ये प्रश्न हमारे जो है जितने भी जिज्ञासु हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि वो ये जानने की कोशिश करेंगे। हर जगह ये प्रश्न उठता है कि कौन इसको करे और कौन इसको ना करे। तो हठ योग ग्रंथों में इस बात को सूत्रात्मक रूप में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। युवा वृद्धो अति वृद्धो व व्याधितो दुर्लभ अविवा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्वयोगास्ति अतीन्द्रता। इसका मतलब क्या है? युवा, पहला जो युवा, वो तो आप जानते हैं कि युवा ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, तो वो जो है इस अभ्यास को करने के लिए, यानी सारी कैटेगरीज इसमें गिना दी गई है, युवा फिर वृद्ध, युवा और वृद्ध, और उसके बाद कहा गया है कि अति वृद्ध वो भी इसको कर सकता है। और फिर उसके बाद एक और आगे बात बताई गई है व्याधितो, जो व्याधि यानी रोग से ग्रसित हो, और फिर दुर्बल, कि दुर्बल भी, यानी यहाँ पे 3-4 जो क्रम बताएं उनको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि युवा तो कर ही सकता है, लेकिन वृद्ध के मन में भी ये बात ना आए कि मैं ये ऐसे अभ्यास नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे उनको अभ्यासों का चुनाव करना है विवेकपूर्ण तरीके से कि उनकी शारीरिक क्षमता क्या है और वो किन अभ्यासों को करके अपने अंदर जो है ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यहाँ तुलना ना करें कि युवा जिस तरीके से कर रहे हैं या मैं जब युवा था तो मैं इस तरीके के अभ्यास करता था, मैं भी ये कर सकता हूँ, उससे आपको हानि हो सकती है। तो वृद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विवेकपूर्ण तरीके से करें या परामर्श लेके करें। जो भी आपके आसपास योग विषय के जानकार हों उनसे परामर्श ले लें तो करें। और फिर दूसरा तीसरा क्या लिखा है? अति वृद्ध हो, यानी उनसे भी ज़्यादा आगे जो अति वृद्ध है वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वहीं ये बात आएगी अभ्यासों का चयन विवेकपूर्ण तरीके से करें। फिर तीसरी बात आती है कि रोग के लिए व्याधि, तो जो रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित अगर हैं तो कोई बहुत जटिल अगर रोग है तो मैंने पिछली कक्षा में भी अपनी बताया कि आप अपने डॉक्टर या जो भी आपके मेडिकल एडवाइज़र हैं उनसे पूरी तरह से जांच करवाने के बाद ये सुनिश्चित करें कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और या फिर कोई ऐसा योग चिकित्सक या योग का परामर्शदाता वो इस बात का निर्धारण करें। दुर्बल व्यक्ति से मतलब वो ये जो है शारीरिक रूप से अपने आप को कमज़ोर समझता है, मानसिक, वो ये ना समझे कि हम ये नहीं कर पाएंगे। उनके लिए भी कहा है कि वो कर सकते हैं, और अगर वो अभ्यास करते हैं तो ऐसा मैं नहीं, ये हमारी ग्रंथों में लिखा है कि अगर अभ्यास करते हैं तो वो धीरे धीरे एक्सीलेंस, जिसको यहाँ सिद्धि के रूप में बताया गया है, उनमें भी वो निपुणता आती चली जाएगी जो कि अन्य सामान्य व्यक्ति में जो प्राप्त करता है। इसके ये जो है ये मार्ग जो है ऐसा है कि जब आप इसे प्रारंभ कर रहे हो तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आपकी शरीर की जटिलता और जो आपका जो है पुराना जो संस्कार है वो आपको ज़रूर रोकेगा कि आपको एक समय में आपको अभ्यास करने का जो है आदी नहीं है आप, या फिर आपकी जो है सोने का क्रम लंबा है, या फिर आपकी आहार की प्रवृत्ति ऐसी है जो हमारे इस योग हठ योग से जो है संबंधित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अपने जीवन से हटानी पड़ेगी, तभी जाके आप जो है एक अच्छे अभ्यासी के रूप में जाने जाएंगे और इसका लाभ जो है आप पूरी तरह से ले सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस हठ योग के अभ्यास में स्थान, आहार और समय, इन 3 बातों का बहुत महत्व है। वो स्थान जहाँ आप अभ्यास करते हैं, प्रातःकाल की कक्षा में डॉक्टर अमृतलाल गुरवेंद्र जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि कैसा स्थान होना चाहिए। मैं पुनः उस चीज़ को बताकर आपका समय जो है खराब नहीं करना चाहता। बस इतना ध्यान रखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
वो स्थान जो है जहाँ आप अभ्यास करें शुद्ध प्राणयुक्त हो, स्वच्छ हो, हवा का आवागमन ठीक हो और साफ सुथरा हो। आपके घर में कोई भी ऐसी जगह हो सकती है। आहार का एक समय निर्धारित कर ले, जो ग्रंथों में बताया गया, अगर आप वो सब पालन नहीं कर सकते तो कम से कम सुपाच्य और जो है सात्विक आहार हो, शुद्ध ताज़ा बना हुआ हो, पुराना बासी आहार ना हो। मात्रा का निर्धारण करके, जैसे कि आप देखेंगे कि गुरुदेव ने अपने कई वांग्मय में ये बात कही गई है कि हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक, कि जो हितकारी भोजन है वो करें, मिताहार करें कि जितना आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन जो है असंतुलित होकर भोजन कर लें और फिर जो है किसी दिन जो है संतुलित। आहार अच्छा है तो आपने उस मात्रा का ध्यान नहीं रखा और बाकी दिन आप जो है, तो इससे आपके अभ्यास में कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होगी। और ऋतुभुक से आशय है कि जो सीजनल आपके जो फल सब्जियां होती है उनका सेवन खूब करें, ये भी आपको जो है अभ्यास में सहायक होगी। हठ ग्रंथों में इससे और एक चीज़ जोड़ दी गई है, सुस्निग्ध मधुर आहार। ये जो है मतलब स्निग्धता, चिकनाई लिया हुआ, जैसे घृत, मक्खन इत्यादि निश्चित मात्रा में उसका सेवन करें। और मधुर आहार से मतलब है जो ज़्यादा तीक्ष्ण ना हो, तले हुए ना हो, जो नुकसान ना पहुँचाए। तो ये आहार से संबंधित हो गई और स्थान से समय होगी संबंधित बात होगी। अब समय जो है वो समय भी बड़ा आपका महत्वपूर्ण है। अगर प्रातःकाल का समय आप सुनिश्चित करते हैं तो आपको जो है आपका भोजन पाचन होने के बाद आपकी आंतें शुद्ध हो चुकी होती हैं, क्योंकि आप शौच से निवृत्त हो चुके होते हैं। पिछली कक्षा जो हमारी षटक्रम की थी उसमें हमने शरीर शुद्धि के कुछ और उपाय भी आपको बताए। उन उपायों में बताया गया कि कैसे आप बाह्य रूप से उन एक एक क्रम को अपनाकर 7 या 10 दिन का अंतराल रख के अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें कफ, पित्त वगैरह के दोष या फिर अन्य दोष जो हैं आपके शरीर से धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। जब ये सारी बातें आप अपने जीवन में अपने क्रम में जोड़ चुके होंगे तो फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अब ये हठ योग जो है हमें कैसे कैसे एक एक करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो कि हमारा विषय भी आज का है। तो इसके जो महत्वपूर्ण अंगों की बात कही गई है उनमें हठ प्रदीपिका में मुख्य रूप से 4 अंग बताए गए हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। और ऐसे ही जो है जो इससे संबंधित श्लोक भी एक आता है। तो इसके बाद जो घृण संहिता जो है, घृण संहिता 7 जो है ऐसे अंगों की चर्चा करती है, जिसमें षटक्रम सबसे पहले है। शोधनम दृढ़ता च विस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। 7 ऐसे साधन जिनसे जो है हम अपनाकर अपने जीवन को एक उत्तरोत्तर दिशा में अपनी आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये घृण संहिता के बाद गोरक्ष में जो है षडंग योग की बात कही गई है। ऐसे ही अन्य अन्य उपनिषदों में भी कुछ अंग आए हैं। तो मैं यहाँ जो कुछ ऐसी बातें जो ऐसे उन अंगों की को ही लूँगा जो आप अपने दैनिक जीवन में उतार कर आसानी से जो है उनका लाभ ले सकें। तो ये जब अंग जो है जितने ही बताए गए हैं, और उसके साथ साथ पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप सुनिश्चित करेंगे कि मेरा आहार संयमित हो, मेरा एक निश्चित समय हो, और साथ ही साथ जो है आप जो है स्थान का भी चयन ढंग से कर लेंगे। तो फिर हम जो है प्रारंभ करेंगे कहाँ से। जैसे दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप चाहें तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पेज पे जाकर फिर से आप देख सकते हैं जो हमने षटक्रम के अभ्यास पूर्व में किए हैं। उनमें से जल नेति, रबड़ या सूत्र नेति, वमन, और जो भी आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, नौली का अभ्यास, आप अग्निशार क्रिया, इनको अपनाकर शरीर शुद्धि के लिए अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका शरीर शुद्ध हो जाता है तो क्रम आता है फिर किसका? आसनों का। आसनों के लिए मैं यहाँ से आपको बताते भी जाऊँगा और उसके साथ साथ जो है आप देखते भी जाएंगे कि छोटे छोटे अभ्यास किस किस तरीके से आपको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ कहूँगा कि वो थोड़ा सा, तो आसन में जो है सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है कि आप जब शरीर शुद्ध होने के बाद जब अभ्यास करने जाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका शरीर का बल, आपकी क्षमता, आपकी आयु क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि युवा,
वृद्धों, अतिवृद्धों, सभी के लिए अभ्यास है। तो अगर जिनकी शारीरिक क्षमता, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो है प्रज्ञा योग की बात बताई है, तो प्रज्ञा योग सभी के लिए है, उसमें कुछ ऐसे सरल अभ्यासों का चयन किया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रज्ञा योग आप करें, जिसका पूर्व की कक्षा में जो है बहुत अच्छे से जो है आचार्यों द्वारा उसको बताया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो सबसे पहले हम कुछ ऐसे अभ्यास जो हमारे आगे की तरफ झुकने से, आगे मुड़ने से, पीछे मुड़ने से ये जुड़े हुए हैं, मैं अपने छात्रों को कहूँगा कि ये प्रथम अभ्यास जिसका नाम है पादहस्तासन, ये करने के लिए आप खड़े हो जाएं। मैं पूर्व में कह रहा था कि जो हठ प्रदीपिका से संबंधित जो श्लोक इसमें आया है, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादा अनुसंधान अभ्यास अनुक्रमे हठे, ये जो है अब यहाँ पे जो है पादहस्तासन जो आगे की तरफ मुड़ने का अभ्यास है, आप प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए, फिर आगे की तरफ धीरे धीरे झुकना शुरू करें। ये पादहस्तासन। और यहाँ पे अंतिम स्थिति में आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तुलनात्मक अध्ययन योगाभ्यास में बिल्कुल ना करें। अगर आपके शरीर की क्षमता इस तरीके का पोस्चर बनाने या इस अंतिम अवस्था को बनाने में असक्षम है, तो आप बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़कर जितना आपसे होता है उतना कर सकते हैं। वापिस आएं, अब इसका विपरीत क्रम ये अभ्यासों में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ को पीछे रखकर सामान्य स्थिति पीछे रखें और ये इसका विपरीत क्रम होगा। फिर धीरे से वापस आ जाएं। इसी में फिर अगला क्रम है आगे की तरफ मुड़ने वाला ही अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन। नीचे बैठेंगे। ये सारे अभ्यास आपकी जो है रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के साथ साथ आपके उदर संबंधी दोषों को दूर करने के लिए धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। और शारीरिक स्थिति आप देखिए, पैरों की स्थिति देखिए दोनों, और इनसे कुछ सीखने के लिए आप जो भी आगे भी इनको देख सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। और जिनसे पूरी तरह से आगे ना झुका जाए, कई अलग अलग शारीरिक अवस्था के होते हैं, तो दूसरे छात्र से मैं कहूँगा कि इस तरीके की अवस्था, इस तरीके से भी आप बन के अपने पोस्चर का पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पैरों की स्थिति सीधी है, भले ही आपकी आयु ज़्यादा हो, कोई और समस्या हो, आपका वजन ज़्यादा हो, तो आप दूसरी अवस्था को भी अपना सकते हैं, आपको भी उतने ही लाभ मिलेंगे। वापस कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। और इस अभ्यास का जो विपरीत अभ्यास है, ये हर अभ्यास के उपरांत आप जरूर कर लें। ये पूर्वोत्तान आसन के नाम से जाना जाता है। सामान्य सा अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर धीरे से आप सामान्य अवस्था में आ जाएं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि दो अभ्यासों के बीच में विश्राम की स्थिति जो है, हाथ पीछे रख के और पैरों को ऐसे खोलकर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस, योगिक श्वसन आज प्रातःकाल की कक्षा में आचार्य अमृतलाल गुरवेंद्र जी द्वारा बताया गया था। उस योगिक श्वसन की प्रक्रिया को अपनाकर आप जो है अपने शरीर को विश्राम दे सकते हैं और मानसिक स्थिति को अगले अभ्यास के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को फिर से मिलाकर आंखें खोलकर ये छोटे छोटे अभ्यास आप, और क्रम को भी समझेंगे। हमने पहले षटक्रम किया, फिर आसन किया, अब जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप जो है अपने घुटनों को हल्का सा मोड़कर एक पैर को दूसरे पैर के नीचे से निकालिए, ये देख रहे हैं आप। और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दूसरा पैर भी रख लिया और घूमते हुए इस तरीके से। ये अभ्यास हमारी पाचन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ साथ हमारी हिप जॉइंट्स की को भी फ्लेक्सिबल बनाता है और बहुत से ऐसे लाभ
इसके बताए गए हैं, जिससे हम अपने रोगों में भी, विशेषकर मधुमेह रोग के लिए भी ये बताया जाता है, तो ये ले सकते हैं। अब जो है, जैसे हमने पूर्व के अभ्यास में बताया था, हर अभ्यास का विपरीत अभ्यास किया था, लेकिन इसमें हम दूसरी तरफ घूम के अपने शरीर को संतुलित कर लेंगे। फिर से वापस दूसरी तरफ। अभी जो हमारा पैर ऊपर है वो पैर नीचे हो जाएगा, और आने जाने का क्रम जो है बहुत संतुलित होना चाहिए। इस तरीके से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए और धीरे से। अगर आप पूरी तरह से नहीं पीछे की तरफ घूम पा रहे हैं तो आप वापस आके थोड़ा सा घुटने को लॉक कर लें। इस तरीके से भी रख सकते हैं, अपने घुटने को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं, जो भी स्थिति आपकी शरीर की बने, जिससे आप धीरे धीरे फिर अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं। वापस आ जाएं। अगला अभ्यास हमारा गौमुख आसन, जो आपके सीने की मांसपेशियों, लंग्स के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी पैरों को जो है हल्का सा घुटनों से मोड़कर अपने घुटनों की स्थिति ऐसी बनाएं जो एक दूसरे के ऊपर वो स्थित हो जाएं। पैर के पंजे एड़ियों को अगल बगल में रखें और हाथ ऊपर ले जाकर सिर के पीछे से धीरे से आपके जो खिंचाव, आंखें बंद अंतिम स्थिति में। और इन अभ्यासों को करते हुए ध्यान रखेंगे कि आप अपने अंदर में होने वाले परिवर्तन और आसनों के जो पड़ने वाले प्रभाव, उन पे ही केंद्रित रहें। और फिर वापस आएंगे। इसमें भी विपरीत क्रम का अभ्यास वही है। धीरे से हाथों को नीचे लाएं। यहाँ छोटा सा एक क्रम मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसको अपनाकर आप धीरे धीरे अपने आप अपनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी, अपने लचीलापन, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर फिर आगे के बड़े अभ्यासों को भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अंतिम अवस्था में आ जाइए, वापस आइए। और मैंने जैसे पहले बताया था कि हो सके तो प्रत्येक अभ्यास के बाद विश्राम लें, पर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सांकेतिक रूप में सारी चीज़ें बताई जा रही है, और आप बिल्कुल आराम के साथ इनको करेंगे। घर पे जब भी अभ्यास करें, विश्राम लें, यौगिक श्वसन करें हर अभ्यास के बाद, और फिर अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। ये जो हमारे कुछ ट्विस्टिंग और हैंड स्ट्रेचिंग के अभ्यास हो गए। अब जो है आप बैक बेंडिंग के अभ्यास के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। अर्ध उष्टासन, ये अभ्यास जो है आपके प्रज्ञा योग में भी अपनाया जाता है। अब आप देखें, धीरे से घुटनों पे आइए, अर्ध उष्टासन। इस तरीके से आप देख सकते हैं हाथ किस तरीके पीछे ले गए। अब यहाँ पे एक स्थिति ये भी बनती है कि सभी जो दिख रहे छात्रों की तरह युवा या इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जिससे कि वो आसानी से मुड़ जाएं। तो वापस आकर दूसरी स्थिति भी बताएं। जो जिनकी आयु अधिक है या जो इस तरीके की अवस्था नहीं बना सकते, तो वो ये क्रम अपनाएंगे। अपने कमर पे हथेलियों को लगाकर पीठ पर इस तरीके, जितना आपसे हो सके आप ऐसा करेंगे। और इसी का विपरीत क्रम, धीरे से फिर से एड़ियों पे बैठकर आगे की तरफ झुक जाएं। शशांकासन जिसको कहा जाता है, उस शशांकासन में थोड़ी देर विश्राम करेंगे। ये जो है शशांकासन, और इससे आगे होते हुए आप भुजंगासन में आ जाएंगे।
ऐसे आपको भुजंगासन करना है। मैं अपने छात्रों से कहूँगा कि वापस फिर से नीचे जाकर आपको पहले लेटना है और धीरे से हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रखकर फिर धीरे धीरे सिर, फिर सीना, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार। पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि जो वृद्ध हों, अति वृद्ध हों, या अपनी अवस्था जो जिनकी जैसी हो उस अनुसार करें। फिर से वापस नीचे आ जाएं और पीठ के बल होते हुए पृष्ठ संचलन करें, घुटनों को मोड़कर। यहाँ पे हमने कुछ आगे की तरफ झुकने वाले, एक ट्विस्टिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, बैक बेंडिंग, इसके अभ्यास बताएं। अभ्यास बहुत से हैं, आप चुनाव कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। और फिर विश्राम के लिए शवासन का अभ्यास। ये अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। शवासन, पैरों को खोल लें, हथेलियाँ आसमान की तरफ, और अपने चेतना को पूरे शरीर में घुमाते हुए जहाँ भी आप थकान, खिंचाव महसूस करते हों, ले जाकर शरीर को शांति प्रदान दें। हो सकता है अभ्यास करते हुए आपकी श्वास की गति बढ़ गई हो, उत्तेजना आ गई हो, रक्त का संचार थोड़ा बढ़ गया हो, तो उन सभी स्थितियों को सामान्य करेंगे इसमें। और ऐसा इसलिए करेंगे कि आपका जो अगले अभ्यास का क्रम है उनमें इन चीज़ों का सामान्य होना अति आवश्यक है। और यहाँ पे भी आप प्रारंभ में यौगिक श्वसन का क्रम अपनाएंगे, फिर धीरे धीरे सामान्य श्वसन पे, और इसी बीच जो है आपकी पूरी चेतना पैर से लेकर हाथ पूरे शरीर पे घूमती रहे। जहाँ भी आप महसूस करें कि थकान, खिंचाव हो रहा है, वहाँ पे जो है आप अपनी मानसिक चेतना को ले जाकर शरीर को शांत अवस्था में लेके आएं। ये अभ्यास आप जो है शवासन का 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन जब केवल शवासन का अभ्यास किया जाता है किसी विशेष लाभ के लिए या शरीर को विश्रांति देने के लिए, तो आप इसकी समय अवधि जो है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब इसी क्रम में अगला अभ्यास आपकी विपरीत करनी मुद्रा का। विपरीत करनी मुद्रा के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और सर्वांग आसन जैसी स्थिति में। यहाँ पे मुद्राओं का अभ्यास का क्रम शुरू हो गया है। पहले आसन, फिर मुद्रा। और ये विपरीत करनी मुद्रा, जिसमें श्वास के संयम के साथ साथ श्वास की गति चलती रहेगी मुद्रा में, आपकी एकाग्रता जिससे आप प्राणों को दिशा दे, ये विपरीत करनी का अभ्यास। धीरे से वापस आएं और क्योंकि आपकी गर्दन थोड़ी सी आगे की तरफ मुड़ी है, तो आप मत्स्यासन का अभ्यास कर लें। ये अभ्यास समाप्त होने के बाद वापस आ जाएं। इसी में जो है मुद्रा के क्रम में अगला है योग मुद्रा, जिसके लिए आप उठ के बैठेंगे और अपने आप को पद्मासन की स्थिति में लाएंगे। और पद्मासन की स्थिति में आने के बाद आप अपनी हाथ की कलाई को पीछे की तरफ ले जाएं। सांस
भरते हुए सीना फुलाइए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, अपने मस्तक को ज़मीन से लगाएं, अपने चक्रों का ध्यान करते हुए। इस स्थिति में आपकी श्वास आती जाती रहे। धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आकर फिर से सामान्य अपनी श्वास प्रश्वास को बनाएं। आंखें बंद करके कुछ देर यौगिक श्वसन करें। अगला जो क्रम होगा वो आपका प्राणायाम का होगा, जिसमें सबसे पहले आप नाड़ी शोधन अपनी दाहिनी हाथ से प्रणव मुद्रा बनाकर दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे, दाहिनी तरफ से लेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे। ये बहुत संयमित तरीके से आपको करना है। आप इस अभ्यास की पूरी प्रक्रिया, इससे पूर्व में क्या आपको सावधानी बरतनी है, इन सब चीज़ों को आप जो आज प्रातःकाल जो है कक्षा प्राणायाम से संबंधित हुई उसका वीडियो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सांकेतिक रूप से यहाँ चीज़ें बताई जा रही है कि आप एक दिन में अपने स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए, अपने स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, अपनी अशुद्धियों को निकालने के लिए किस किस तरीके से एक छोटा सा अभ्यास करके उनको जोड़कर लाभ ले सकते हैं। अभ्यास की समाप्ति बाईं नासिका से श्वास को निकालकर समाप्त करें। इसके बाद केवल 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसके लिए अपने कानों को बंद कर लें प्रथम उंगली से और भंवरे के समान गुंजन करते हुए आपकी मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसी अभ्यास के क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप समय रहते या जब भी आपको समय मिले प्रातःकाल के अभ्यास में, अंतिम उसमें अपने अभ्यासों के क्रम में उड्डयन बंद और जालंधर बंद का भी समावेश कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप देख लीजिए उड्डयन बंद कैसे लगाया जाता है। अपनी हथेलियों को घुटने पर रख दें, सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर ले जाएं और अंदर खींचें। एक हाथ से जरा पेट पे लगा कर देखें। ये जो आपका जो है पहले कक्षाओं में भी हमने बताया, इसको बनाए रखना है। फिर धीरे से सांस लेकर पेट बाहर छोड़ना है। अगला जो क्रम है जालंधर बंद। जालंधर बंद अपनी ठुड्डी को झुकाकर इस तरीके से लगाया जा सकता है। उड्डयन बंद के साथ जालंधर बंद भी।
धीरे से वापस। और एक अंतिम स्थिति बनती है मूल बंद की, और मूल बंद और उड्डयन बंद और जालंधर बंद, इन तीनों को एक साथ लगाएंगे तो आपका जो है महाबंद होता है। इस अभ्यास को भी करें। मूल बंद अभ्यास जो है हमारे पेरिनियम, जो सीवनी प्रदेश है, मूल भाग है, उसको अंदर की तरफ संकुचित करके लगाया जाता है। ये जो है हमारे महाबंद का अभ्यास। तो ये ऐसे ही आप जो है अभ्यास जो है अपना, जैसे कि ये छात्रों ने किया, कुछ और भी जो आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रज्ञा योग, और उसके साथ साथ जो है अन्य कोई भी ऐसा अभ्यास जो आपके लग रहा हो, आपके योग चिकित्सक ने आपको जो है बताया हो, उसको अपनी क्षमता, अपने आयु का ध्यान रखते हुए आप जो है अपने प्रतिदिन के अभ्यास में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो ध्यान रखेंगे कि श्वास लेने और छोड़ने का जो क्रम है वो बहुत संयमित हो। जल्दीबाजी या तेज़ी से झटके से सांस लेना ये जो है उचित नहीं माना जाता, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। और इसके साथ साथ 4 मुख्य बातें जो है आपके योगाभ्यास से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनको समझ लेंगे तो शायद आपको अभ्यास करने में बहुत आसानी होगी। प्रथम बात यह है कि जो अभ्यास जो आप कर रहे हैं वो अभ्यास के आने जाने का तरीका, आपने अभी छात्रों को देखा कि किस व्यवस्थित तरीके से वो अपने आसन की अंतिम अवस्था में गए और कितने संयमित तरीके से वो वापस आए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको उस क्रम का पता होना चाहिए। ये एक बात होगी कि आपके शरीर की क्रिया कैसी हो व्यवस्थित तरीके से। दूसरी बात इसमें जुड़ी हुई है आपके श्वास का क्रम। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो कौन सा क्रम करते हुए आपको सांस छोड़नी है और कौन सा क्रम करते हुए सांस लेनी है। जैसे हमने उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तानासन ही अभी किया था, तो उसमें मैंने जो है जब इन्होंने हाथ ऊपर उठाए छात्रों ने, तो मैंने ये कहा कि सांस लेते हुए आप ऊपर जाएं हाथों को, और फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएं। यह भी हर उस अभ्यासी को पता होना चाहिए कि मेरा जो अभ्यास है किन सांसों के क्रम पे आधारित होगा। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जब आप अभ्यास कर रहे हों तो आपकी एकाग्रता जो है आसपास या किसी और जगह, आपका मन जो है कहीं ऐसी जगह विचरण ना कर रहा हो कि आप चिंतन तो कर रहे हैं अपने घर का, अपने साथियों का, किसी आहार की प्रिय वस्तु का, और आपका शरीर यहाँ क्रियाशील है, तो वो भी एक प्रकार की बाधा और एक अव्यवस्थित अभ्यास माना जाता है। यानी जब आप अभ्यास करें तो मन से भी अपने शरीर से जुड़े रहें, आपकी पूरी की पूरी एकाग्रता आपके शरीर पे बनी रहे। इससे लाभ क्या होगा कि आप अभ्यासों से होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे और जान भी पाएंगे कि ये अभ्यास मेरे शरीर के किस भाग को प्रभावित कर रहा है। और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि क्या जिस उद्देश्य से मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ वो लाभ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है आपका भाव। आपकी भाव अगर अच्छे नहीं हैं, जैसे आपको ज़बरदस्ती, मैंने पहले अर्थ में बता दिया था कि हठपूर्वक कोई आपको करवा रहा है, किसी को निर्देशित होकर आप कर रहे हैं, आपके भाव उस अभ्यास के प्रति, योग के प्रति अच्छे नहीं हैं, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, कम मिलेगा शारीरिक दल। भाव से आशय यहाँ है कि आप ऐसा भाव करें जब अभ्यास कर रहे हैं कि ये अभ्यास मेरे प्राणों में जो है प्राण ऊर्जा में वृद्धि करेगा, मेरे स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और मेरे को जो है आध्यात्मिक उन्नति दिलाएगा। और इसके साथ साथ यह भी भाव करें कि जब मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ, जो इससे पूर्व के क्रम में जो एकाग्रता आपने स्थापित की है कि आपने अगर पैरों को मोड़ा है तो आपकी एकाग्रता पैर पर है, तो आप ऐसा भाव करेंगे कि प्राण का संचार मेरा जो है उस भाग में सुचारू हो रहा है। यहीं से जो है योग की जो है चिकित्सा पद्धति प्रारंभ हो जाती है, यानी योग जो है चिकित्सकीय लाभ देने लग जाता है। तो आप जो है भाव भी इस तरीके का करें, क्योंकि भाव के का ही अनुसरण हमारे प्राण करते हैं
और आपने अगर जैसे ही भाव करा कि हमारे पैरों में जो है प्राण का संचार सुचारू हो रहा है, तो अगर किसी के पैरों में दर्द है, कोई जकड़न है, तो आप 4-5 दिन के अभ्यास के बाद देखेंगे कि वो अपनी इस भाव शक्ति से, अपनी एकाग्रता से और इस व्यवस्थित क्रम से उससे धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है। और आगे मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो विषय है ये किया जाने वाला है, केवल सुनने और व्याख्या देने वाला नहीं है। योग और योग कुल प्रैक्टिकल है। आप कितनी किताबें पढ़ लें और कितने ही अच्छी चर्चा कर लें तो भी ये जो है अभ्यास आपको फल नहीं देगा। फल तभी देगा जब आप एक समय निर्धारित करने के उपरांत आप इन अभ्यासों को करेंगे। हमारे हठ ग्रंथों में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् क्रियस्य कथम भवेत्, ना वेश धारणम ना शास्त्र पठे मात्रम योग सिद्धि प्रजायते। मतलब क्रिया युक्त से सिद्धि करने वाले को ही सिद्धि से आसे, वो सिद्धि नहीं है कि आपको चमत्कार करें, मतलब एक्सीलेंस और वो लाभ उसी को मिलेंगे जो करेगा। शायद जिसने किया ही नहीं उसे क्या मिलेगा। शायद क्रिया कथम भवे, ना जो है शास्त्र पढ़े मात्रेण, या ना केवल शास्त्र पढ़ने से मात्र आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ ली है, ठीक है, आपके मन के विचारों को संयमित करने के लिए अच्छे साहित्यों का अध्ययन अति आवश्यक है, लेकिन मेरा आशय सिर्फ इतना है हठ योग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। आप पढ़ लेंगे कि हमारा पद्मासन ऐसे होता है, हमारी विपरीत कर्णी मुद्रा ऐसे होती है, उससे आपको विपरीत कर्णी मुद्रा का लाभ नहीं मिलेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते है। और दूसरी बात यह है, आजकल आप देख रहे होंगे कि एक और भ्रांति पैदा हो गई है, लोगों को समझ में नहीं आता कि किसको जो है किससे मार्गदर्शन ले और किससे ना ले। क्योंकि आप चाहे कहीं पे भी देखें तो या तो पीछे या आगे 2 शब्द आपको मिलेंगे कि योगाचार्य ये, या फिर योग गुरु ये, मतलब योग गुरु हैं या योगाचार्य हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्गदर्शन उन लोगों का ले जिन्होंने अभ्यास के माध्यम से वो जीवन में अपने उतारी हैं। और पहले भी मैंने अपनी कक्षा में कहा, अगर ऐसा कुछ सौभाग्य आपको मिला है कि आपके आसपास देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करके गया हुआ कोई छात्र हो या शांति गुण से प्रशिक्षण लेके गया हुआ कोई व्यक्ति हो, तो आप उससे मार्गदर्शन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अभ्यास जो हम कर रहे थे और ये जो बालक या बालिका हमें बता रही हैं उनमें कितना अंतर है। तो इससे जो है आप उचित लाभ ले सकते हैं। तीसरी बात जो बताई गई है, तीसरा जो श्लोक में मैं बता रहा हूँ कि ना वेश धारणम सिद्धे कारणम नाचा तत्कथा, कि उन लोगों से भी बचिए। मतलब कई लोग जो है दिखना चाहते हैं वैसे कि हम योग के अभ्यासी हैं, योगी हैं, ना वेश धारणम, उससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ना जो तत्कथा, ना ऐसी जो लंबी लंबी बातें करते हैं उसके विषय में, केवल और केवल ऐसे लोगों से ही आपको बेनिफिट मिल सकता है जो उसको करके आपको दिखाएं, आपको सही मार्गदर्शन करें। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और साथ साथ जो मैंने ऊपर बताई 4 महत्वपूर्ण बातें, और इसके पहले भी जो मैंने बात बताई, आहार, स्थान, समय और साथ साथ जो है किस तरीके से क्रियाओं को करना है, ये जो है अति आवश्यक है हठ योग के अभ्यास करने से पूर्व सुनिश्चित करना। अंत में मैं यही बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिलता है, जैसे आप गुरुजी के साहित्यों का अध्ययन कर रहे होंगे, बहुत सारे विषयों पे गुरुजी ने अपने वाङ्मय में उल्लेख किया है, ऐसे ही योग का भी किया है। तो आप योग से संबंधित जो वाङ्मय हैं, जीवेद शरदम सदम है और अन्य जो वाङ्मय हैं, उनसे भी उन अभ्यासों के क्रम को समझ सकते हैं। और ये बड़ा दुर्लभ होता है, उसमें हठ अभ्यास हठ ग्रंथों में लिखा भी गया है, दुर्लभो विषय त्यागो, अपनी पुराने संस्कारों को छोड़ना, अपने विषयों को त्यागना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, यानी जो ज्ञान प्राप्त हो वो भी बड़ा दुर्लभ है। ये क्यों दुर्लभ है कि अगर आपको जो है सही गुरु नहीं मिल पाता। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना बिना, अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर ना हो तो ये सब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ जो है मैं अपने विषय को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल प्रारंभिक चरण के अभ्यास थे। इसी अभ्यास में अगर आप
जोड़ लेंगे चुनाव करते करते जो भी हमारी व्याख्यान माला चली है, प्राणायाम से संबंधित, चाहे हमारे योग निद्रा से संबंधित, चाहे षटक्रम से संबंधित, उनमें से जो आपको सहज लगे, आपके पास 20 मिनट हो, आपके पास आधा घंटा हो, जो भी समय हो, आप छोटे छोटे अभ्यासों को जोड़कर अपना एक निश्चित जो है दिन का समय बना सकते हैं कि मुझे 20 मिनट करना है तो मैं प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार और एक प्राणायाम ऐसा कर लूँ। जिसके पास समय है वो थोड़ा और ज़्यादा करें, निश्चित रूप से आपको जो है इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 19, 20 और 21 मई इसमें आप ज़रूर हम लोगों से जुड़ें। पूरे न केवल देश के बल्कि विश्व के जो विद्वान योग से संबंधित ज्ञान रखते हैं वो अपने अपने विचार जो है हमारे इस फेसबुक में पेज पर जो है आएंगे और अपने व्याख्यान को रखेंगे। और मुझे लगता है कि जब इतने विद्वानों का मंथन यहाँ होगा 3 दिन तक, और इसमें हमारे देश की बहुत ऊंची ऊंची हस्तियाँ जो हैं जिनको हम प्राय पुस्तकों में या टीवी में या ऐसे देखते हैं, उनको देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक मंच पे लाने का काम किया है। तो आप 19, 20 और 21 इन 3 दिन में जो है इसी श्रृंखला के अंतर्गत जुड़कर उन विद्वानों के विचार से लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।